आज की ये बुक समरी एक साइकोलॉजी की किताब के बारे में है जिसका नाम है इमोशनल इंटेलिजेंस। इसे डेनियल गोलमैन ने लिखा है। इस किताब ने पूरी दुनिया पर अपनी छाप छोड़ी है। गोलमैन एक मनोवैज्ञानिक है और एक बेहतरीन लेखक भी। उनकी किताब इमोशनल इंटेलिजेंस लंबे वक्त तक न्यूयॉर्क टाइम की एक बेस्ट सेलिंग बुक रही है। लेखक दूसरी विषय जैसे कि रचनात्मक, प्रेरणात्मक और सामाजिक शिक्षा पर भी लिखते हैं। लेखक अपनी किताब में बताते हैं कि एक इंसान की सफलता में उसकी बुद्धि यानी कि इंटेलिजेंस का लगभग 20% ही भाग मदद करता है और बाकी का 80% हाथ उसके ईक्यू यानी कि भावनात्मक भाग का होता है। जहाँ आईक्यू आपके समझने और जानकारी से सही जगह पर लागू करने की एक सही समझ होती है, वहीं ईक्यू इंसान की खुद की और दूसरों की भावनाओं को समझने और प्रबंधित करने की एक कला है। जिनका भावनात्मक भाग बहुत ही अधिक होता है वो लोग बदलते पर्यावरण के साथ आसानी से एडजस्ट हो जाते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण पूरी दुनिया में कुछ इस तरह के ट्रेंड चल रहे हैं जिससे आज की युवा पीढ़ी पहले की पीढ़ियों के मुकाबले बहुत ज्यादा फंस चुकी है, जिससे उन्हें मानसिक बीमारी, अपराध और लत जैसे काफी नेगेटिव नतीजे भुगतने पड़ रहे हैं। स्कूल या कॉलेज भी इनकी जीवन में आने वाली इमोशनल समस्याओं पर बिल्कुल ध्यान नहीं देता है। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो अपने बच्चों को एजुकेट करे। समस्या ये है कि ज्यादातर यंग लोग इमोशनली लिटरेट नहीं है क्योंकि उन्हें खुद को इमोशनली इंटेलिजेंस पर कोई शिक्षा नहीं दी गई। आज इस समरी के जरिए हम उन सभी पहलुओं को डिटेल में समझने वाले हैं और डेडलाइन करने वाले हैं। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। भावनात्मक मस्तिष्क। असल में ह्यूमन ब्रेन के दो हिस्से होते हैं, इमोशनल ब्रेन और रेशनल ब्रेन। हमारे विकास के इतिहास में इमोशनल ब्रेन पहले आया है। ये ब्रेन के सबसे नीचे वाले हिस्से में होता है। रेशनल ब्रेन इसके बाद आया है और ये ब्रेन के बाहरी साइड के ऊपर वाले हिस्से में होता है। ब्रेन के स्ट्रक्चर की वजह से और इसके बॉडी के साथ कनेक्शन की वजह से इमोशनल ब्रेन रेशनल ब्रेन से ज़्यादा स्पीड से काम करता है और ज़्यादा मजबूत भी होता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता की प्रकृति। इमोशनल इंटेलिजेंस 5 महत्वपूर्ण योग्यताओं के बारे में है। नंबर 1, भावनात्मक आत्म जागरूकता। भावना से आते वक्त जागरूक रहना, खासकर तब जब कोई नकारात्मक भाव पैदा हो जैसे कि चिंता, आवास और गुस्सा। नंबर 2, भावनात्मक आत्म नियम। नकारात्मक भावनाओं को प्रबंधित करने के लिए कुछ तकनीकों का उपयोग करना ताकि वो वहाँ ज़्यादा देर तक न रह सके। इन तकनीकों में से उन हालातों को बदलना शामिल है जिसने आपको गुस्सा दिलाया। डिप्रेशन की हालात फिजिकल अराउसल को बढ़ाया और घबराहट के हालत में फिजिकल अराउसल को घटाया। नंबर 3, आत्म प्रेरणा। मुसीबत के समय में आशावादी और सकारात्मक बने रहना और लक्ष्य की तरफ बढ़ने के लिए विलंबित संतुष्ट का उपयोग और चरम प्रदर्शन तक पहुंचने के लिए फॉलो स्टेट का उपयोग करना। डिलेड ग्रेटिफिकेशन का मतलब है भविष्य के किसी बड़े इनाम को पाने के लिए कभी कभी छोटे इनाम को जाने देना, जिसे टीवी देखने जैसे छोटे आनंद की जगह मैं पढ़ाई करूंगा जो कि मेरे भविष्य के लिए एक बड़ा इनाम होगा। फॉलो स्टेट का मतलब है कि जब आपके इमोशनल अलाइन हो जाते हैं उस काम के साथ जो आप कर रहे हैं और जो विचार काम से संबंधित ना हो उनके बारे में कोई एहसास तक नहीं होना चाहिए। फॉलो स्टेज में आने के लिए हमें जानबूझकर शार्प फोकस की ज़रूरत होती है। जो हमारे हाथ में है वो काम आपकी एबिलिटी लेवल से हल्का सा ऊपर होना चाहिए, लेकिन ऐसा होना चाहिए जिसे आपने पहले भी कई बार प्रैक्टिस किया हो और जिसमें आप ज़्यादा थके नहीं। नंबर 4, दूसरों की भावनाओं के प्रति जागरूकता। सहानुभूति रखना। इसके लिए हमेशा शांत रहने की ज़रूरत होती है ताकि हम सामने वाले इंसान की शारीरिक अवस्था को कॉपी कर पाएं। यह हमें वो फील करने में मदद करता है जो सामने वाला इंसान फील कर रहा होता है। नंबर 5, रिश्तों को संभालना। ये जाने कि कैसे बहस और लड़ाई को सुलझाया जाए और बात करते वक्त कैसे इमोशनल फ्लोडिंग से बचा जाए। इमोशनल फ्लोडिंग का मतलब है कि किसी मुश्किल बातचीत या बहस के दौरान जब आपकी हार्ट रेट 10 बीट प्रति मिनट से बढ़ जाती है, ऐसे में दोनों पक्षों को अपनी चर्चा को फिर से शुरू करने से पहले 20 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। हालांकि 5 मिनट काफ़ी लग सकते हैं, लेकिन असल में हमें 20 मिनट लेना चाहिए। एंजाइटी के लिए, एंजाइटी यानी कि घबराहट एक हाई एरोसल स्टेट है, तो यहाँ रिलैक्सेशन तकनीकी मदद करती है, जबकि एक्सरसाइज यहाँ पर काम खराब कर देती है। परेशान लोग अपनी पढ़ाई और जॉब में अच्छा नहीं कर पाते हैं, हालांकि लोग अच्छा भी परफॉर्म करते हैं जब एक नॉर्मल एंजाइटी होती है। अगर चिंता बहुत कम है तो इसके लिए कुछ नहीं करें, लेकिन अगर चिंता ज़्यादा है तब आपका मेंटली किसी चीज़ पर फोकस करना मुश्किल हो जाता है। भावनात्मक बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल। विवाह में भावनात्मक बुद्धिमत्ता। तलाक की दर बढ़ रही है। 1950 में 30% से 1990 में 67% हो चुकी है।
कोई खास मुद्दा शादी को खत्म नहीं करता है। ये ऐसा है कि कैसे कपल एक दूसरे को डिसएग्री करते हैं और डिस्कस करते हैं, वो मायने रखता है। यहाँ हमें अगले की बुराई और बीच में एक दीवार खड़ी करने से बचना है। अक्सर ये होता है कि पत्नी ऐसी शिकायत करती है जिसके बारे में पति को लगता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है और वो कुछ एक्शन नहीं लेता है। आखिर में पत्नी बुराई करते करते पति के किरदार पर ही उंगलियां उठाने लग जाती है। जैसे पत्नी कह सकती है, तुम कभी मेरी बात पर विचार नहीं करते, बजाय कि अभी जो तुमने किया उससे मुझे लगता है कि तुम्हें मुझे लेकर कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब पति अपनी बुराई फेस करता है तो वो इमोशनली बह जाता है और उससे डील करने के लिए वो अपने और अपनी पत्नी के बीच एक दीवार खड़ी कर देता है, क्योंकि ये पुरुषों के एवोल्यूशन के समय से चला आ रहा है। ये उनकी डिफेंस मैकेनिज्म है, जिससे कि वो बिल्कुल ही इमोशनल लेस हो जाएंगे या अपनी पत्नी को पूरा इग्नोर करेंगे। इस तरह का व्यवहार पत्नी को मजबूर कर देता है कि वो और ज़्यादा झगड़ा और बुराई करे और इस तरह दीवार बढ़ती जाती है। और अगर ऐसा होना बढ़ता जाता है तो ये रिश्ता तलाक की कगार पर आ जाता है। इसका समाधान छिपा है इमोशनल इंटेलिजेंस में। इसका मेथड यूज़ करके बात करते समय कपल्स इमोशनल फ्लोडिंग से बच सकते हैं। लेकिन रिश्ते को अच्छे से हैंडल करने के लिए हर व्यक्ति को अगले व्यक्ति की भावनाओं से अवगत रहने की ज़रूरत है और ऐसा करने के लिए उनको मनोवैज्ञानिक शांत रहने की भी ज़रूरत होगी। ये मुश्किल बातचीत आखिर में दोनों व्यक्तियों को मनोवैज्ञानिक रूप से उत्साहित करती है, इसलिए उनको सेल्फ अवेयर रहने की ज़रूरत है। हम देख सकते हैं कि किस तरह से इमोशनल इंटेलिजेंस मैरिज को बनाए रखने के लिए कितना ज़्यादा ज़रूरी है। मेडिकल केयर में इमोशनल इंटेलिजेंस। किसी व्यक्ति की मनोवैज्ञानिक ज़रूरतों को अच्छे से समझना उसकी मेडिकल ज़रूरतों के लिए भी अच्छा खासा फ़ायदेमंद होता है। पेशेवर डॉक्टर अक्सर एक पहले से चिंतित रोगी के सामने उन सभी भयानक संभावनाओं का नाम लेते हैं जो उन्हें और ज़्यादा चिंतित बना देती है। चिंता का एक वैज्ञानिक लिंक होता है बीमारी से और उसकी रिकवरी से। ऐसे बहुत से सबूत है जहां तनाव की वजह से नर्वस सिस्टम बहुत टूट फूट जाता है। गुस्सा दिल के लिए बहुत ही बुरा होता है। ज़्यादा गुस्सा करने वाले लोग स्मोकर, ब्लड प्रेशर पेशेंट और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले लोगों की तुलना में जल्दी मरते हैं। इनका मारक है कि अपने अंदर लोगों पर भरोसा करने वाले दिल विकसित किया जाए, दूसरों के बेहतर इरादों को समझा जाए। अकेलापन बीमार पड़ने और मरने के जोखिम को लगभग 2 गुना कर देता है, जबकि स्मोकिंग में ये 1.6 गुना ही है। अपनी भावनाओं से निपटने का एक तरीका ये है कि इन्हें एक पेपर पर लिखा जाए और आने वाले कुछ दिनों तक ऐसी कहानी बुने जिसमें कुछ मतलब ढूंढा जा सके। बच्चों में भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पोषण करना कोई हैरत की बात नहीं है। माता पिता का इमोशनल इंटेलिजेंस एक बच्चे के इमोशनल डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, लेकिन ये बच्चों के EQ के अलावा भी दूसरे एरियाज में भी मदद करता है। इसमें अच्छी अकादमिक परफॉर्मेंस और स्ट्रेस का कम होना शामिल है। पारिवारिक जीवन हमारे भावनात्मक लर्निंग के लिए पहला स्कूल होता है। हम सीखते हैं कि खुद के बारे में कैसा फील किया जाए, कैसे दूसरे हमारी फीलिंग पर रिएक्ट करते हैं, कैसे उनकी फीलिंग्स के बारे में सोचा जाए और कैसे उम्मीद और डर को जताया जाए। 3 तरह के इमोशनल बाल संस्कार होते हैं। नंबर 1, बच्चों की फीलिंग्स को पूरी तरह से इग्नोर करने वाली। नंबर 2, ऐसे माता पिता एक इमोशनल स्ट्रोम नोटिस करते हैं, लेकिन वो ये तय करते हैं कि बच्चा जिस तरीके से डील करे वो ठीक है, चाहे वो किसी को मारे, रोए या फिर चिल्लाए। नंबर 3, अपने बच्चों के गुस्से को पूरी तरह से नकार देने वाले और उल्टा उन्हीं को सजा देने वाले पेरेंट्स इस श्रेणी में आते हैं। भावनात्मक रूप से बुद्धिमत्ता। माता पिता अपने बच्चों की उदासी को एक अवसर की तरह लेते हैं और एक भावनात्मक कोच की तरह सर्व करते हैं। वो समझने के लिए समय लेते हैं कि बच्चों को क्या तंग कर रही है या कर रहा है, और फिर वो बच्चों को उन फीलिंग्स से बाहर निकालने के लिए पॉजिटिव तरीके ढूंढना शुरू कर देते हैं। भावनात्मक निरक्षरता, परिणाम और समाधान। बच्चों में लो इमोशनल इंटेलिजेंस होने की कीमत बहुत ज़्यादा है, जैसे डिप्रेशन, क्राइम और एडिक्शन, जैसे शराब, ड्रग्स और ईटिंग डिसऑर्डर। डिप्रेशन होता है मुख्य रूप से भावनात्मक क्षमता के 2 क्षेत्रों की कमी की वजह से। रिलेशनशिप स्किल्स और सेटबैक्स को कोई ऐसे हैंडल करता है। रिलेशनशिप स्किल्स में कमी की वजह से उनके अपने पेरेंट्स और नज़दीकी लोगों से प्रॉब्लम बनी रहती है। तब वो इन सेटबैक्स पर ऐसे रिस्पॉन्ड करते हैं, ये फील करके कि वो इस बारे में कुछ नहीं कर सकते, और ये चीज़ उन्हें डिप्रेशन की तरफ ले जाती है। क्योंकि डिप्रेशन शुरू में चिड़चिड़ेपन की फॉर्म में शुरू होता है, खास करके पेरेंट्स के मामले में। लोग भी ऐसे डिप्रेस्ड पर्सन से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं, और ये एक स्पाइरल की तरह उसे और नीचे ले जाते हैं, तर्क और अलगाव की तरफ। अगर बच्चे को ये सिखाया जाता कि वो अपनी हालात को सुधारने के लिए एक्शन ले सकते हैं तो वो डिप्रेशन में गिरने से बच जाएंगे।
शराब और नशीली दवाओं की लत। ऐसे लोग जो अल्कोहल और ड्रग्स के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं, 14% लोग अल्कोहलिक बनते हैं और 5% ड्रग एडिक्ट बन जाते हैं। एडिक्टेड लोगों के साथ फ़र्क ये होता है कि वो अपने नेगेटिव इमोशंस को ठीक करने के लिए सब्सटेंस को एक दवा की तरह लेने लगते हैं, क्योंकि अल्कोहल में एक रिलैक्सिंग इफेक्ट होता है। इसके एडिक्ट्स उनकी एक्सट्रीमली हाई एंजाइटी को ट्रीट करने के लिए भी अल्कोहल का सहारा लेते हैं। ड्रग एडिक्ट्स डिप्रेशन की स्थिति में कोकीन की तरफ चले जाते हैं और गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हेरोइन की तरफ। इंटरवेंशंस प्रोग्राम को ये चाहिए कि वो बच्चों की इमोशनल स्किल्स सिखाए ताकि वो एडिक्शन से बच सके और उसे ट्रीट कर सके। इन स्किल्स में कुछ ऐसे होते हैं जैसे कि भावनात्मक आत्म जागरूकता, भावनात्मक आत्मनियम, चिंता से निपटना, सामाजिक संकेतों को पढ़ना, सहानुभूति, नकारात्मक प्रभावों को रोकना और ये समझना कि किसी स्थिति में क्या चीज़ स्वीकार्य है। भोजन विकार, ईटिंग डिसऑर्डर तब होते हैं जब हम खतरों की फीलिंग्स को पहचानने की क्षमता खो देते हैं, जो जुड़ी होती है आपकी बॉडी की हाई डिससैटिस्फैक्शन से। जैसे एक लड़की स्ट्रेस फील कर रही है और गुस्से के लिए वो ये नहीं पता पा रही है कि ये फीलिंग्स क्या है, और उसे ये लगता है कि ये चीज़ उसकी भूख है, और तब वो खुद को ठीक करने के तौर पर लगातार खाती जाती है। लेकिन वजन बढ़ाने को अवॉइड करने के लिए वो इस पूरे खाने को बार बार निकाल देती है। इसे बुलिमिया कहते हैं। या फिर वो लड़की एक सेंस ऑफ कंट्रोल फील करने के लिए खुद को भूखा रखती है। इसे एनोरेक्सिया कहते हैं। इन ईटिंग डिसऑर्डर को रोकने और इनसे बचने के लिए इस लड़की को ये सीखना होगा कि अपनी फीलिंग्स को कैसे पहचाने और उन फीलिंग्स को ठीक करने के लिए फिर हेल्थी मेथड्स को यूज़ करें। भावनात्मक साक्षरता कार्यक्रम। लेखक सभी स्कूलों से कहते हैं कि ऐसे भावनात्मक साक्षरता कार्यक्रम डिज़ाइन और लागू किए जाएं जो कि उम्र के हिसाब से भी सही हो, स्कूलों के सभी सालों तक चले और स्कूल, घर और समाज तीनों के लिए काम करे। उम्र के हिसाब से यह मतलब कि बच्चों को एक उम्र से पहले वो चीज़ें ना सिखाएं जो सीखने की उनकी अभी काबिलियत ही नहीं है। 6 से 11 की उम्र तक बच्चों को विलंबित संतुष्ट को समझने, सामाजिक रूप से जिम्मेदार बनने, गुस्से के भावों को नियंत्रित करने और एक सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने की योग्यता विकसित कर चुके होते हैं। ये साल उनके आने वाले सालों के लिए एक डिसाइडेड फैक्टर की तरह साबित होता है। मिडिल स्कूल से हाई स्कूल, टीन एज में और यंग एज में लगभग सभी में सेल्फ कॉन्फिडेंस ड्रॉप होता है और सेल्फ कॉन्शियस में राइज देखने को मिलते हैं। इस वक्त के दौरान बच्चों को ये सीखना ज़रूरी है कि कैसे करीबी रिश्ते बनते हैं, इमोशंस को पढ़ा जाए और रिलेशनशिप प्रॉब्लम सॉल्व की जाए, और कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस को नेचर किया जाए। एक तकनीक जिसे हर बच्चा गुस्सा होने या रोने से पहले इस्तेमाल कर सकता है, उसे स्टॉप लाइट तरीका कहते हैं। पहला है रेड लाइट, रुके और एक्ट करने से पहले सोचें। दूसरी है येलो, खुद से सामान्य के बारे में कहें और ये कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। एक सकारात्मक लक्ष्य बनाएं और बहुत से समाधान और उनके नतीजों के बारे में सोचें। आखिरी में है ग्रीन लाइट, जो भी प्लान आपको बेस्ट लग रहा है उसके साथ आगे बढ़े। तो दोस्तों, इसी के साथ ये बुक समरी यहीं पर समाप्त होती है।